नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वेदांत के एप्लीकेशन पे। और आज इकोनॉमी क्लास हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी इकोनॉमी क्लास शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ हमने इकोनॉमी के साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था का भी जानकारी ली और अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ली। अर्थव्यवस्था के जो कितने भी डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में जानकारी ली। दोस्तों इससे पहले शुरुआत करें, हम थोड़ा सा इससे पहले आपको जानकारी दूँ थोड़ी सी कि हमारी जो वेदांत टीम है आपको घर बैठे सुविधा दे रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑनलाइन पढ़ाई की। आप जैसे भी आप घर बैठ के कोरोना से या फिर कम दरों पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप चाहें तो पूरा कोर्स भी ले सकते हैं और चाहें तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेदांत टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए, वॉशिंगटन सहमति का बेसिकली है क्या, हमने जान लिया इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। अब जानते हैं कि इसमें बेसिकली बताया क्या गया है वॉशिंगटन सहमति में। तो दोस्तों पहला इसमें सुझाव है फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कहें तो हम वित्तीय अनुशासन। समझाऊंगा मैं आराम से इसको। वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन की बात कही गई है। तो वित्तीय अनुशासन। दूसरा है सर अवसंरचना, जैसे कि अवसंरचना जैसे हेल्थ, एजुकेशन में खर्च बढ़ाए। अवसंरचना जैसे हेल्थ, एजुकेशन। अवसंरचना में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन के अलावा ये तो सर्विस सेक्टर हो गया, लेकिन इंफ्रा में जैसे कि रोड बिछाया जाए, रेलवे का आविष्कार तो नहीं, उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए इन सब चीज़ों को। जैसे कि अवसंरचना, हेल्थ, एजुकेशन मैंने आपको बताया, और इनमें खर्च बढ़ाए। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। खर्च बढ़ाए, इंक्रीज करे, खर्च बढ़ाए। और बात करें तो ना कि इन्हें सब्सिडी दे, समझाऊंगा मैं आराम से आपको। तीसरा है सर टैक्स रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें कर सुधार के बारे में बताया गया है कि कर की दर तो कम करें और जो इसका विस्तार है, जो इसका आधार है, उसको बढ़ाया जाए। समझाऊंगा। टैक्स सुधार, जैसे कि इसमें बात कही गई है कर की दर कम, आधार बढ़ाएं। आधार कार्ड वाला आधार नहीं, आधार इसका बेस बढ़ाएं, इसका आधार बढ़ाएं। चौथा इसका सुझाव था सर कि जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दर मार्केट पर तय करें, या फिर करें कि ब्याज दर लिबरलाइजेशन, ब्याज दर उदारीकरण। ब्याज दर उदारीकरण, आसान भाषा में कहें तो इसको ब्याज दर मार्केट तय करे, ब्याज दर मार्केट तय करे, ना कि गवर्नमेंट। ऐसा इसमें बताया गया था। फिर उसके बाद है सर अगला है पांचवा प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर। इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं आपको। प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर, रुपया एंड डॉलर, ऐसे होता है निशान डॉलर का, एंड डॉलर का एक्सचेंज रेट कंट्रोल ना करें, कंट्रोल ना करें। तो ये हो गया सर एक्सचेंज रेट
कंट्रोल ना करें। उसके बाद है सर अगला प्रतिस्पर्धा, उसके बाद है आयात पर उदारीकरण या फिर व्यापार उदारीकरण। व्यापार उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण। फिर उसके बाद है सर अगला एफडीआई के नियमों में उदारीकरण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती हैं सर इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8वां है सर इसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें। निजीकरण को बढ़ावा, निजीकरण को बढ़ावा। 9th है विनियमन। एंड मेरे हिसाब से 10th भी दिख जाएगा इसमें। चलिए मैं 10th यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि नीचे वालों को जगह आराम से मिल जाए। संपत्ति का अधिकार की सुरक्षा। संपत्ति के अधिकारों की, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा। अगर आपको समझ नहीं आए तो लिख ले, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना आप, ठीक है। तो ये है सर वॉशिंगटन सहमति के 10 सुझाव थे जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी उनके लिए सुझाव थे। तो इनको विस्तार से थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला क्या दिया हुआ है सर इसमें? वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन की बात की गई है सर इसमें। अब ये फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है सर? फिस्कल डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है, देखिए, जो भी सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होती है, एक फिस्कल वित्तीय पॉलिसी होती है हर सरकार की, उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो सरकार पे बर्डन ना बनाए। सरकार को बर्डन ना हो, मतलब कि उसके पास अच्छी फिस्कल पॉलिसी हो, ना तो महंगाई ज़्यादा बढ़े, ना डिफ्लेशन ज़्यादा हो, ना ही मुद्रा का मूल्य नीचे गिरे, और जो सरकार फंड कलेक्ट करती है उसको फिस्कल डेफिसिट भी ना हो। इस तरीके का उसको करों का अच्छे से कलेक्शन हो उस टैक्स का, तो इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल अनुशासन हो, ना तो महंगाई ज़्यादा बढ़े और ना ही मुद्रा का मूल्य कम हो। मतलब कि एक चीज़, अगर ये पेन आ रहा है 500 रुपये दे के आ रहा है, तो महंगाई बढ़ गई, और उसके बाद फिर ऐसा भी ना हो कि ये पेन 500 रुपये में 1000 पेन आ रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि मतलब एक स्थिर रहे, फिस्कल जो पॉलिसी है हमारी वो स्थिर रहे। उसके बाद है सर अवसंरचना, हेल्थ एजुकेशन में खर्च बढ़ाए, ना कि सब्सिडी दी। देखिए गवर्नमेंट का ज़्यादातर क्या होता है ना कि वो अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए लोगों को सब्सिडी ज़्यादा देते हैं। तो वॉशिंगटन सहमति का ये कहा गया था कि लोगों को सब्सिडी ना दी जाए ज़्यादा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करें, ताकि लोग बाग स्किलफुल हो, उनको रोजगार मिल पाए, अच्छा स्वास्थ्य हो उनका। अगले बात की गई सर कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। टैक्स रिफॉर्म्स किस तरीके से सर? कि जैसे कि अभी क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 व्यक्ति ही टैक्स देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स उनसे वसूला जाता है। हाई रेट है टैक्स की, जो रेट है, टैक्स जो रेट है वो हाई है, उनको लो किया जाए, कम टैक्स रेट किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्शन हो। जैसे कि अभी 5 लोगों से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो अभी 20 लोगों से टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। इसका विस्तार बढ़ाएं ताकि ज़्यादा कम रेट करके ज़्यादा लोगों की इनकम पर टैक्स लगाया जाए। तो ये है टैक्स रिफॉर्म्स। ब्याज दरों में उदारीकरण, जैसे कि
लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स हो गया, इनको सरकार कंट्रोल ना करे, कि सरकार निर्धारण ना करे, इसको मार्केट पर छोड़ दे, इसको मार्केट पर छोड़ दे। बेसिकली कहा जाए तो एक कैपिटलिज्म का ही पॉलिसी अपनाती है ये वॉशिंगटन सहमति, कैपिटलिज्म की पॉलिसी गवर्नमेंट के दखलंदाजी के लिए बना करती है, जबकि ब्याज दरों मार्केट पर छोड़ देती है वो। तो ये बात की गई है इसमें। अगला है प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर, जैसे कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है, मान के चलिए $1 आता है, मान के चल रहे हैं सिर्फ $1 इजिकल टू 75 रुपये, 75 रुपये। तो इस पर सरकार कंट्रोल ना करे, इसको कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, इसको मार्केट पर छोड़ दें, जैसे कि डिमांड सप्लाई के रूल पर छोड़ दें। जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से वो रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे डॉलर के। तो अब देखिए डॉलर कहाँ पे चलता है, अमेरिका में, और इस वजह से वो इसी वजह से कहते हैं कि वो मार्केट पर छोड़ दें। तो इस पर ये बात की गई है। अगला है सर व्यापार उदारीकरण, आयात पर उदारीकरण हो, जैसे कि बाहर से माल आता है ना इंडिया में, या फिर कोई से भी देश में बाहर से माल आता है, तो उस पर ना इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम चार्जेस एटसेट्रा तरीके के चार्जेस ना लगाए जाए, उनको हमारे भारत में माल आने पर आसान हो। मैं भारत का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई से भी देश के लिए हो सकता है, कि जैसे कोई देश में माल आता है तो उसको आसानी हो, वहाँ पर व्यापार करने में उदारीकरण हो। ये ना हो कि मतलब कि वो लाइसेंस राज चले, लाइसेंस लेने में परेशान रहे, इस तरीके का ना हो। अगर बाहर से वो माल भी ला रहा है अपने दूसरे देश में, तो उसको आसानी हो, कम ब्याज दरों पे उसको टैक्स देना पड़े। ऐसा ना हो कि वो टैक्स के नीचे दबा चला जाए और उसका माल दूसरे देश में आकर महंगा बिके, ऐसा भी ना हो। तो इसमें क्या कहा गया सर, कि टैक्स व्यापार उदारीकरण हो, एफडीआई के नियमों में उदारीकरण। अब जैसे कि कोई भारत की कंपनी विदेशों की कंपनी भारत में आती है, मैं भारत का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है जी, जैसे भारत में व्यापार करने के लिए आती है, तो उन कंपनियों को ऐसा ना हो कि वो सिर्फ यहाँ की कागजी कार्रवाई में ही फंसी रहे, व्यापार तो करे ही ना, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, बिजनेस कितने आसान से किया जा सके, कितने आराम से किया जा सके, ये सब उसके बारे में बातें की गई हैं। किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि एफडीआई के नियमन में। एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आसानी हो, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि अब गवर्नमेंट, हाल की गवर्नमेंट जो है, दूसरी जो सरकार आई है भारत सरकार के तहत, वो ज़्यादा निजीकरण को बढ़ावा देती है। तो ये सिर्फ वॉशिंगटन सहमति में कहा गया था कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद है सर विनियमन, रेगुलेशन हो, रेगुलेशन की जैसे कि बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर कंट्रोल नहीं करे, रेगुलेट करे। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैसे, आरबीआई हो गया, इरडा हो गया, इस तरीके की जो शेयर मार्केट हो गई, सेबी हो गई, इनको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ मैं, इन पर कंट्रोल ना करें, इनका रेगुलेशन करें सिर्फ। जैसे कि हाल फिलहाल में सरकार यही करती है, कंट्रोल कम करती है, रेगुलेशन ज़्यादा करती है, रेगुलेशन ही होना चाहिए। तो ये वॉशिंगटन सहमति में बात की गई थी। उसके बाद है संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा। ये एक संपत्ति को अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई थी कि जैसे कि कोई व्यक्ति की संपत्ति होती है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी संपत्ति गवर्नमेंट जब्त कर ले या फिर कोई भी ऐसे कर ले, तो उसे लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी संपत्ति है और मैं इस पर अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूँ। ये छोटी सी बात है, इतना कुछ नहीं है इसमें। तो ये सर हमारी थी 10 वॉशिंगटन सहमति, मैंने आपको आराम से विस्तार से बताई है, यही बातें बताई गई हैं वॉशिंगटन सहमति के तहत।